तो स्वागत है आपका गणित दर्पण चैनल पे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि है ट्राइंगल, त्रिभुज। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज के गुणधर्म, उन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, जो कि आपके लिए विद्यालय स्तर के लिए, साथ ही कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज की परिभाषा क्या है। त्रिभुज है क्या? तो सिंपल सा आप जानते होंगे कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप याद रख सकते हैं कि एक तीन भुजाओं से बनी होगी और बंद आकृति होनी चाहिए तो वो कहलाएगी त्रिभुज। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं से बनने वाली एक बंद आकृति है और वो उसे कहते हैं बहुभुज। आप जानते होंगे कि बहुभुज किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब जितनी भुजा होगी वैसा ही उसका नाम होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं तीन भुजा लेता हूँ, ऐसे ही मैं आपको एक रफ आकृति बना रहा हूँ। भुजा बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये मैंने खींचा तो ये हो गया त्रिभुज, क्योंकि इसके अंदर तीन भुजा, एक, दो और तीन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसी चार भुजा बना दूं और उसको बंद कर दूं, बिल्कुल पैक कर दूं, ये चार भुजा बनाई मैंने, एक, दो, तीन और चार, तो इसका नाम हो जाएगा चतुर्भुज। तीन भुजाएं तो त्रिभुज, चार भुजाएं तो चतुर्भुज और पांच भुजाएं जैसे ये तो उसको कहेंगे पंचभुज। तो जैसे भुजाएं वैसा ही उसका नाम है। छह भुजाएं तो छठभुज, सात भुजाएं तो सप्तभुज, आठ भुजाएं तो अष्टभुज, नौ भुजाएं तो नवभुज। तो बहुभुज के बारे में आपने छोटी क्लासों के अंदर बहुत ही डिटेल में अध्ययन किया होगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने ये तीन भुजा खींची है ये, परंतु यहां से अगर बंद नहीं है तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए। देखिए इसकी जो शर्त है वो क्या है? बंद है तो उसको कहेंगे त्रिभुज। तो आपको पता चल गया होगा कि त्रिभुज की परिभाषा क्या है, कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। और त्रिभुज के अंदर तीन तो कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती है और तीन ही शीर्ष होते हैं। साथ ही त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उन कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब मैं आपको एक व्यवस्थित त्रिभुज बना के थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं कौन सी है, तीन कोण कौन से और शीर्ष कौन से है। ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से अपन बनाते हैं। परिभाषा मैंने लिख के रखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, जल्दी जल्दी से हम जो काम की बात है इसके अंदर वो जल्दी से कैचअप करें। तो यहाँ पे देखिए मैं चित्र बना देता हूं इसका। ये दो भुजा हो गई और ये हो गई तीसरी भुजा। ठीक है। अब यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं इसका। मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ओके। अब यहाँ पे सारे कोण भी दे देता हूं। ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। अब देखिए इसके अंदर तीन भुजाएं कौन सी है, तीन शीर्ष कौन से है और तीन कोण कौन से है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको लिख के। देखिए तीन भुजाएं कौन कौन सी है, सबसे पहले लिखते हैं तीन भुजाएं। तीन भुजाएं ए से लगाकर बी तक, ए से लगाकर बी तक, ये पहली भुजा हो गई तो इसे लिख देता हूं मैं ए बी। ठीक है। फिर दूसरी भुजा देखिए बी से लगाकर सी तक, तो ये बी सी, भुजा को इस ढंग से लिखते हैं बी सी। फिर सी से लगाकर ए तक, ये तीसरी भुजा हो गई सी ए। तो ये आगे आपके तीन भुजाएं। अब मैं आपको बताता हूं तीन शीर्ष। तीन शीर्ष, शीर्ष का मतलब कह सकते हैं जिसे कहते हैं हम कोने। तो यहाँ पे ए बी और सी ये क्या है? शीर्ष है। तो ए हो गया, फिर बी और ये सी, ये आपके शीर्ष हो गए। फिर लिखते हैं तीन कोण। तीन कोण कौन कौन से हैं? तीन कोण। तो कोण को देखो लिखने का तरीका है, इस ढंग से भी लिख सकते हो। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा ताकि आगे जब हायर क्लास के अंदर आप पढ़ो तब उसके अंदर कोण
लिख लिख के हम कई सारे सवाल करते हैं, तो उसमें लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक तो सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। तीन कोण है ए, बी और सी, तो यहाँ पे इसको इस ढंग से लिखते हैं, कोण का एंगल बनाना है और इसको लिखते हैं ए, फिर कोण बी और कोण सी। एक तरीका ये होता है कि हम उसको लिखने का तरीका है वो इस ढंग से रखते हैं, जैसे कि मुझे ए लिखना है। सबसे पहले देखिए ए जो लिखा है इसी को मैं या करके लिख लेता हूं, या ठीक है, इस ढंग से भी लिखा जा सकता है। ए को मैं लिख सकता हूं सी ए और बी। किताबों के अंदर ऐसे मिलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो सी ए और बी का मतलब जो सेंटर में ए आ रहा है, देखिए यहाँ पे सेंटर में क्या है, ये ए है, इसका मतलब इस ए कोण की बात हो रही है। यहाँ पे ये जो कोण बन रहेगा, यहाँ पे जितने भी डिग्री का कोण होगा उसकी बात हो रही है। फिर अगर बी लिखना है तो बी को सेंटर में रखना है, ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी लिखा, कोण ए बी सी, इस ढंग से इसको पढ़ेंगे और इसका मतलब है कि इसकी बात हो रही है, कोण बी की बात हो रही है, राइट। उसके बाद में मैं सी लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, बी सी और ए, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी और ए। मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखा, आप क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए ए लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे बी ए और सी, यानी यहाँ पे बी आ जाता, फिर ए आ जाता सेंटर में और आता सी। तो दोनों तरीके हैं, इस ढंग से आपको ध्यान रखना कि ये है लिखने का तरीका कोण। तो आपको पता चल गया कि एक त्रिभुज के अंदर तीन तो भुजाएं होती है, तीन शीर्ष होते हैं और तीन ही कोण होते हैं। ये मुख्य मुख्य बात त्रिभुज से संबंधित। और साथ में आपको याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। और ये मैंने प्रूव करके भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। तो ये इससे संबंधित अगर वीडियो देखना चाहें तो आप गणित दर्पण चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब बढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको गोलमोल याद रखना है कि त्रिभुज है वो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6। अब 6 कैसे, भुजाओं के आधार पर होते हैं और एक होता है कोण के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोण के आधार पर भी 3 होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, एक एक करके अपन देखते हैं सभी की परिभाषाएं और चित्र सहित मैं आपको व्यवस्थित रूप से समझाऊंगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहला समबाहु त्रिभुज। अब देखिए नाम से ही आपको इनकी परिभाषा याद करना है ताकि याद रहेगा और जिंदगी भर कभी भूलोगे नहीं। समबाहु, देखिए सम का मतलब क्या है, सम का मतलब होता है समान, राइट। थोड़ा बहुत हिंदी की जानकारी तो आपको होगी, संधि विच्छेद पढ़ा होगा। सम का मतलब समान और बाहु, बाहु का मतलब क्या होता है, भुजाएं, भुजाएं, राइट। तो और त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो यहाँ पे इस नाम से ही आपकी परिभाषा क्लियर हो गई कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक 3 भुजा होती है त्रिभुज के अंदर, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो या फिर समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ मैं आपको त्रिभुज बना के बता देता हूँ कि एक समबाहु त्रिभुज कैसा दिखेगा और किस ढंग से उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल तीनों भुजाएं समान दिखेगी ऐसी बना लेता हूं। चलिए मान लो एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ठीक है। मैंने कोशिश की है तीनों भुजा एक जैसी दिखे, फिर भी आपको थोड़ी अलग टाइप की दिखे तो मान लेना तीनों भुजा समान है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं इसका, ए बी और ये सी है। यहाँ पे देखिए ए से लगाकर बी तक, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर है
तो बी से लगाकर सी तक भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सी से लगाकर ए तक भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, बराबर लंबाई की होनी चाहिए, समान हो, उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो परिभाषा याद रख सकते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण होंगे, यानी 3 कोण, तो तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूं आपको कि यहाँ पे 60 डिग्री होगा, जो कोण बी है वो भी क्या होगा, 60 डिग्री, और कोण जो सी है वो भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों कोण का योग आप देखेंगे तो क्या आएगा, वापस 180 डिग्री। 60, 60 और 60 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज की अगर बात हो रही है और आपको पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो आपको उत्तर देना है 60 डिग्री। तो ऐसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से समबाहु त्रिभुज क्लियर। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज भी नाम से स्पष्ट है, देखिए सम का मतलब समान और दी का अर्थ है 2, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हो तो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा क्या है कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं और इसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। देखिए किस ढंग से चित्र बनाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ 2 भुजाएं समान बनाता हूं और तीसरी भुजा थोड़ी अलग ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज का चित्र बनाया है। यहाँ पे 2 भुजा मान लेते हैं बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं इसका, ये ए, ये बी और ये सी। आपको 2 भुजा कोई भी समान बनाना चाहो तो आप ए बी बनाओ, ए सी को समान कर दो, या फिर ए बी और बी सी को समान कर दो। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है ए बी और ए सी को समान बनाने की। तो यहाँ पे ए और ये भुजा मान लो समान है और तीसरी भुजा है वो अलग है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलो यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये अलग हो सकती है भी माप की, तो यहाँ पे इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। साथ में आपको ध्यान रखना है कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके सम्मुख कोण है वो समान होंगे, यानी भुजा जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, यानी ए बी भुजा किसके बराबर है, ए सी के। तो ये जो कोण है बी है वो किसके बराबर होगा, सी के, यानी ये जो बी कोण है वो सी के बराबर होगा, यानी कोण बी है वो बराबर हो जाएगा किसके, सी के। परीक्षा के अंदर ऐसे आते रहते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर एक कोण आपको दे रखा हो तो दूसरा कोण पूछा जाए, जैसे ये मान लो 60 डिग्री है तो आपको सी अगर पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर भुजा है उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान। तो ये भी क्या हो जाएगा 60। तो इस टाइप की छोटी मोटी जो बातें हैं गुणधर्म है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज हो गया तीसरे नंबर का त्रिभुज, ठीक है। सबसे पहला हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, दूसरे टाइप का समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरे टाइप का हो गया विषमबाहु त्रिभुज। ये हम पढ़ रहे हैं भुजाओं के आधार पर। और विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, यानी एक ऐसा त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, अलग अलग लंबाई की हो, उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और इसके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। जैसा कि आपने देखा है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं समान होती है तो तीनों कोण भी क्या हो गए, समान। कितने कितने, 60 डिग्री के, 60 डिग्री के आगे थे समबाहु त्रिभुज के अंदर कोण। अब दूसरा जो त्रिभुज पढ़ा हमने समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समान थी, यानी 2 कोण भी क्या हो गए, समान।
विषमबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, तो इसके अंदर तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये आपको भुजा जैसी होगी वैसे उसके कोण होंगे, याद रखना है। अब यहाँ पे मैं चित्र भी बना देता हूँ इसका, ताकि आपके स्पष्ट हो जाए कि विषमबाहु त्रिभुज किस टाइप का दिखता है। देखिए विषमबाहु त्रिभुज के अंदर आपको बनाना है तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की। चलो एक ये बना दिया, एक भुजा ये ले ली और एक भुजा ये ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं इनका। ये हो गया ए, ये बी और ये हो गया सी। अब तीनों भुजाएं वो अलग अलग माप की हैं, तो मैं इनको लाइन के द्वारा दर्शा देता हूँ। देखिए ये सिंगल लाइन खींचता हूँ, ये डबल लाइन खींचता हूँ, ये 3 लाइन खींचता हूँ। यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होगी, तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, अलग अलग माप के। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखना चाहे तो जैसे ये हो गया मान लो 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो वापस तीनों कोणों का योग करेंगे तो वापस वही क्या आएगा, 180 डिग्री। तो इस ढंग से आपको याद रखना है कि तीनों भुजा अलग अलग है तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। दो भुजा समान है तो दोनों कोण समान होंगे, और तीनों भुजा समान है तो तीनों कोण भी समान होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो त्रिभुज है, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3, ध्यान रखना है। न्यून कोण त्रिभुज सबसे पहला त्रिभुज पढ़ते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण, देखिए आपने कोण के प्रकार के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, तो आपने सभी कोणों के बारे में अध्ययन किया होगा। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण, पूरक कोण, जितने भी टाइप के कोण होते हैं उनसे संबंधित मैंने बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो न्यून कोण इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए एक तो परिभाषा ये याद रख सकते हैं, या फिर दूसरी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यून कोण आपको पता होना चाहिए कि किसे कहते हैं, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी कोई कोण है, जैसे स्ट्रेट कोण होता है ऐसा, ये कितना होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब 90 डिग्री से कम है, चाहे वो 89 भी हो, तो भी क्या होगा, ये न्यून कोण। यानी जीरो से ऐसे समझ सकते हैं कि जीरो से लगाकर 90 के बीच में जितने भी कोण बनेंगे वो सब कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। तो अगर कोई त्रिभुज है और उसके अंदर प्रत्येक कोण यदि न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो इसका भी चित्र आप देख सकते हैं, मैं बना के बता देता हूं। न्यून कोण यानी इस टाइप का चित्र आपको देखने को मिलेगा, ये, ठीक है। एक तरह से जो समबाहु त्रिभुज का कैसे दिखता है वैसा ही आपको त्रिभुज देखने को मिलेगा, न्यून कोण त्रिभुज का। तो यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं, ए, बी और ये सी। यहाँ पे जितने भी कोण बनेंगे ए, बी और सी, चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कोण लिख के बता रहा हूं, आपको रटना नहीं है कि यही कोण न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे लिख लेता हूं, चलो 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए विशेषता क्या नजर आ रही है तुम्हें, 0 और 90 के बीच में सब कोण है। देखिए 50 डिग्री 90 से छोटा है, 60 डिग्री भी 90 से कम है और 70 भी 90 से कम है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, देखिए प्रत्येक कोण की बात हो रही है यानी तीनों कोण, तो तीनों कोण यदि 90 से कम है तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी दूसरे टाइप का समकोण त्रिभुज, कोण के आधार पर, ठीक है। जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण यानी अंदर वाला कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण, तो उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। तो नाम से ही इसकी परिभाषा आप याद रख सकते हैं, समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज कैसा दिखेगा आपको पता ही होगा, स्पष्ट रूप से खड़ी लाइन होगी ऐसी, 90 डिग्री का यानी समकोण बनाना सब जानते होंगे, इस टाइप का दिखेगा आपको ये। तो नाम दे देते इसका भी, ए,
ए हो गया, फिर बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पे कोण बनेंगे, ये दोनों कोण जो होंगे ए और सी पे ये न्यून कोण होंगे, परंतु ये जो यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो हमारे तो एक कोण से मतलब है कि एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। यहाँ स्पष्ट रूप से परिभाषा है कि जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण यानी अंदर वाला कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट, अंतिम जो त्रिभुज है वो है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज, इसका नाम दे देता हूं तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। देखिए अब न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा कैसे याद की थी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण, तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अब यहाँ पे याद रखना है कि जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण, या एक ध्यान रखना है कि जिस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो, उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जैसी परिभाषा, जैसा नाम है वैसे ही आप परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। बस तो इस ढंग से आप अपनी भाषा में परिभाषा बनाने की कोशिश करना है। आपको मेरी भाषा, पासबुक की, किताब की, किसी भी टाइप की भाषा है वो रटना नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है पढ़ाई के दौरान, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, चाहे साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, हिंदी, कोई भी विषय पढ़ते हो, उसमें हमेशा आप अपनी भाषा बनाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा सफल होंगे स्टडी में। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज का कोई एक आंतरिक कोण यदि 90 डिग्री से अधिक है तो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे भी चित्र बना के आपको बता देता हूं मैं। अधिक कोण त्रिभुज यानी 90 से अधिक बनाना है, तो 90 से अधिक यानी समकोण से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस टाइप से दिखेगा आपको ये नाम दे देता हूं इसका भी, ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अधिक कोण। देखिए 90 से आगे जा रहा है, सीधा होता है बिल्कुल स्ट्रेट 90, तो 90 से ऊपर जा रहा है यानी ये हो गया अधिक कोण। ठीक है, चाहे कितना भी हो, 90 से 1 डिग्री भी आगे बढ़ गया यानी 91, और 180 से बीच वाला जो कोण होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। तो यहाँ पे कोण बन रहा है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है अधिक कोण, यानी ऐसा त्रिभुज होगा तो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने टोटल त्रिभुज के सभी प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है, जिसके अंदर सबसे पहला हमने भुजाओं के आधार पर पढ़े 3, और फिर पढ़े हमने कोण के आधार पर 3। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो बहुत ही सिंपल है, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वापस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। चतुर्भुज कैसे कहते हैं किसे? अगर आपको पूछा जाए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं तो आप परिभाषा सिंपल सी बता सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी 4 भुजाओं से अगर बंद कोई आकृति होगी तो उसे कहेंगे चतुर्भुज। और चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं टोटल, मोटे मोटे। तो यहाँ पे मैं सभी के बारे में एक एक करके बताऊंगा। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग। ठीक है, तो अब सिंपल सा एक चित्र बना के थोड़ा समझ लेते हैं कि चतुर्भुज किस टाइप से दिखता है और कैसे ही उसमें भुजाएं हैं। तो यहाँ पे 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति में एक खींच के आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे कोई भी टाइप का बना सकते हैं। चलिए यहाँ बना लेते हैं। एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और ये हो गई चौथी भुजा। ठीक है, यहाँ नाम दे देता हूं मैं सबका। ये ए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी।
ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रही है आपको ये चार भुजाएं और चार भुजाओं से बंद एक पैक है पूरी तरह से। यहाँ से अगर खुली होगी तो ये चतुर्भुज नहीं कहलाएगी, हमेशा ध्यान रखना है। अगर बंद है, स्पष्ट शर्त है बंद, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति को चतुर्भुज कहेंगे। चार भुजा कौन कौन सी है? ए बी, बी सी, सी डी और डी है। चलिए मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको पता चलेगा, और कहीं सवालों के दौरान हम लिखते भी है तो आपको पता चलना चाहिए कि भुजा है वो किस ढंग से लिखी जाती है। तो मैं लिख के बता देता हूँ चार भुजाएं कौन कौन सी है। चार भुजाएं किस ढंग से लिखेंगे? देखिए ए बी, जैसे ए से लगाकर बी तक लिखना है तो मैं लिखूंगा ऐसे ए और बी। फिर मुझे लिखना है बी से लगाकर सी तक भुजा, तो यहाँ लिखूंगा बी सी। फिर सी और डी, सी से लगाकर डी तक, सी डी, और ये हो गया डी ए, डी ए। हमेशा ध्यान रखना, या तो आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी, अब कोई चाहे कि मैं तो ऐसे लिखूंगा बी से लगाकर ए तक, तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए चार भुजाएं होगी और इसके अंदर चार ही कोण होंगे। चार कोण, कौन 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 से कहाँ कहाँ बन रहा है? देखिए ये पर यहाँ कौन बनेगा, बी पर बनेगा, सी पर बनेगा और डी पर बनेगा। और कोण को किस ढंग से लिखते हैं? कोण का ऐसे सिंबल बनाना है, इसको अंदर लिखना है जैसे ए, फिर कोण बी, फिर कोण सी और कोण डी। कितने हो गए? चार कोण। ठीक है, और चार ही शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब जो कोने, यहाँ पे ए बी और सी, इस ढंग से आप लिख सकते हैं। चलिए वो भी लिख लेता हूं मैं, चार शीर्ष। चार शीर्ष कौन कौन से हुए? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है कि जो चतुर्भुज है उसके चारों कोण होंगे, उन सभी कोणों का योग है वो हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री। 180 डिग्री किसका होता है? त्रिभुज का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो अच्छे ढंग से याद रखना है। कई बार हम चतुर्भुज से संबंधित कोण निकालते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती है, तो आपको याद रखना है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के कितना होता है? 180 डिग्री। हमेशा कोई भी याद करे कंपेयर करके याद रखें, ताकि याद रहता है। त्रिभुज का 180, चतुर्भुज का 360, यानी त्रिभुज का जस्ट डबल होगा, वो हो जाएगा चतुर्भुज का कोणों का योग। ठीक है, तो ये हो गया चतुर्भुज की परिभाषा। अब नेक्स्ट देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं वर्ग। वर्ग है वो क्या है? एक चतुर्भुज है, राइट, चार भुजाओं से घिरी होगी। अब वर्ग की परिभाषा क्या है वो आपको याद रखना है कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण भी क्या हो? बराबर हो, साथ में कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री, तो उसे कहेंगे वर्ग। और वर्ग सब जानते होंगे, बिल्कुल चारों भुजा समान होती है। तो यहां मैं चित्र बना के आपको बता देता हूं। ये हो गया वर्ग। ठीक है, चारों भुजाएं समान बनाना, बिल्कुल स्पष्ट। नाम दे देता हूं इसको ए डी सी और ये डी। और यहाँ पे आपको नजर आ होगा बिल्कुल रूप से, यहाँ स्पष्ट रूप से 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 90 90 और 90, यानी इसके सभी कोण है, चारों कोण है वो 90 90 90 होंगे, और सबका योग करेंगे तो वही 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ग की परिभाषा वापस पढ़ता हूं मैं कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए चारों भुजाएं, ये ए बी सी, सी डी और डी ए, चारों भुजाएं समान है, साथ में चारों कोण 90 डिग्री हो, उसे कहेंगे वर्ग। अब आपको साथ साथ में इसके छोटे मोटे जो सूत्र है वो भी बताता चलूं। परिमाप, यानी एक वर्ग का परिमाप निकालना है तो सूत्र लगा सकते हैं 4 इंटू भुजाएं। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। अब सभी भुजाओं का योग 4 बार करें, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, या फिर 4 इंटू भुजा लिखे, एक ही बात है। तो परिमाप का सूत्र याद रख सकते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। और अगर क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है तो भुजा इंटू भुजा होता है। वैसे मैंने अलग से परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित वीडियो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ मुख्य तौर पे सभी चतुर्भुज
के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी क्या गुणधर्म होते हैं, यानी क्या विशेषता होती है सबकी, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेता हूं। सबसे पहला हो गया हमारे वर्ग। दूसरा देखते हैं आयत। दूसरे टाइप का जो शत्रुभुज होता है वो क्या है, आयत। इसकी परिभाषा, जिस शत्रुभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो, और चारों कोण यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री, तो उसे कहेंगे आयत, रेक्टेंगल। जिस शत्रुभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 डिग्री के हो, आयत कहलाता है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा शत्रुभुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, उसे कहेंगे, साथ ही उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, आयत कहते हैं। तो आयत का जो चित्र है वो आपको नजर आएगा इस ढंग से। आमने सामने की भुजाएं आपको समान बनाते हुए चतुर्भुज बनाना है। तो इस टाइप का दिखेगा आपके आयत। नाम दे देता हूं, ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है आपको कि जो ए बी भुजा है, यानी ये भुजा किसके नाम समान नजर आ रही है, सी डी के, और जो ए डी है वो किसके समान नजर आ रही है, बी सी के। यानी आमने सामने की जो भुजा है वो समान है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। इस ढंग से आपको याद रखना है कि आमने सामने की भुजाएं अगर समान है तो उसे कहेंगे आयत। और साथ ही वर्ग के जैसे इसके अंदर भी प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी ये 90 है, ये भी हो जाएगा 90, ये भी 90 है और ये भी 90, और सभी कोणों का योग कितना आएगा, 360 डिग्री। अब इसके अंदर भी आपको परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र यदि याद करना चाहे तो कर सकते हैं। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि लंबाई समान होगी और चौड़ाई भी समान होगी, 2 2 होगी तो 2 कॉमन आ गया, तो इस ढंग से याद रख सकते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल याद करना चाहे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि आपको परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित भी अगर वीडियो चाहिए तो वापस मैं बना के आपको बता सकता हूं, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि परिमाप क्या है, क्षेत्रफल क्या है। व्यवस्थित रूप से हम यहाँ पे ज्यादा बात करेंगे उसके प्रकारों के बारे में, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट तीसरा जो शत्रुभुज का प्रकार है वो है समशत्रुभुज। समशत्रुभुज, जिस त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर हो। चारों भुजा बराबर किसमें थी, वर्ग के अंदर भी बराबर थी, इसके अंदर भी चारों भुजा बराबर है। आगे क्या कह रहा है, और सम्मुख कोण बराबर हो। सम्मुख कोण बराबर हो, यहाँ पे 90 डिग्री की बात नहीं हो रही है, वहां पे वर्ग के अंदर स्पष्ट रूप से बोला था कि ऐसा शत्रुभुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण कितना हो, समकोण हो, या प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे कहेंगे वर्ग। यहाँ पे 90 डिग्री कोण नहीं होना चाहिए, चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, साथ ही उसके जो सम्मुख कोण है यानी आमने सामने के जो कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। तो समशत्रुभुज का चित्र किस टाइप से दिखता है, बनाते हैं हम। चारों भुजा समान दिखाते हुए आपको एक चित्र बनाना है इस टाइप से। आप स्केल की सहायता से बिल्कुल एग्जैक्ट माप के बना सकते हैं, मैंने ऐसे ही बनाया है। आपको मानना है कि चारों भुजाएं यहाँ पे समान है। ठीक है, तो यहाँ मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी और ये डी, यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी, ए चारों भुजाएं समान है। लाइन के द्वारा आपको शो कर देता हूं कि चारों भुजा क्या है, समान। साथ ही इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए दूसरी, कि सम्मुख कोण है वो बराबर होने चाहिए। सम्मुख कोण का मतलब जो कोण बी है ये बराबर होना चाहिए किसके, डी के। जो कोण ए है वो किसके बराबर होना चाहिए, सी के। तो ऐसे शत्रुभुज को कहेंगे समशत्रुभुज। ठीक है, तो वापस परिभाषा पढ़ता हूं मैं कि जिस शत्रुभुज की चारों भुजाएं बराबर हो और सम्मुख कोण बराबर हो उसे कहेंगे समशत्रुभुज। ठीक है, अब समशत्रुभुज की अगर परिमाप निकालना चाहे तो 4 इंटू भुजा, जैसा कि वर्ग के अंदर भुजा समान होती है तो 4 का गुणा कर दिया, 4 इंटू भुजा। इसी प्रकार क्षेत्रफल निकालना है तो आधार इंटू ऊंचाई, या फिर दूसरा सूत्र अगर लिखना चाहे तो 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। ठीक है,
क्योंकि यहाँ विकर्ण है वो इस ढंग से, विकर्ण भी थोड़ा बता देता हूँ आपको, विकर्ण कैसे खींचते हैं, इस ढंग से होता है विकर्ण। देखिए बी से लगाकर डी तक, ऐसे कोने से कोने मिलाना है। फिर इसी प्रकार सी से लगाकर ए तक। तो ये आपके माप परीक्षा के अंदर दिए हुए होते हैं, आपको पूछा जाता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सीधा सा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल करना है और जल्दी से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चौथे टाइप का चतुर्भुज देखते हैं। तो नेक्स्ट है चौथे प्रकार का जो चतुर्भुज है वो है समांतर चतुर्भुज। सबसे इंपॉर्टेंट और इससे संबंधित काफी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए तो इसकी जो परिभाषा वो क्या है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो। या फिर ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों जोड़े क्या हो, समांतर हो, उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। अब इसका चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिए भुजाओं के दोनों युग्म का मतलब क्या है, चलिए यहाँ पे चित्र बनाते हैं। एक भुजा हो गई, दूसरी भुजा, यहाँ पे ये हो गया चतुर्भुज। ठीक है, तो इस टाइप का जो चतुर्भुज होगा उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। देखिए इसके अंदर क्या विशेषता है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया। अब इसके अंदर आपको भुजाओं के दो युग्म नजर आ रहे हैं। दो युग्म का मतलब है दो जोड़े। देखिए ए से लगाकर बी तक ये, और जो डी से लगाकर सी तक, ये भुजाओं का युग्म है, एक जोड़ा, ये समांतर है। समांतर का मतलब ये है कि अगर इन भुजाओं को मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे, तो आगे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, यानी क्रॉस नहीं करेगी। अर्थात ये दोनों भुजाएं हैं वो क्या है, समांतर है। समांतर रेखा आप अच्छे ढंग से जानते होंगे कि ऐसी दो रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जिन्हें अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी एक दूसरे को क्रॉस ना करे उसे कहेंगे समांतर रेखा है। अगर क्रॉस करती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है। ये तो आपने छोटी क्लासों में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों युग्म है वो समांतर नजर आ रहे हैं। देखिए जैसे ए बी है वो डीसी के समांतर है, और जो एडी है ये समांतर है किसके, बीसी के। तो ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे समांतर चतुर्भुज। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिख के बता देता हूं आपको। भुजा जो ए बी है, ए बी यानी ए से लगाकर बी तक वो किसके समांतर है, डी से लगाकर सी तक। समांतर को ऐसे खड़ी लाइनों के द्वारा दर्शाते हैं, डी सी के समांतर है। इसी प्रकार जो एडी है, ए डी, ए से लगाकर डी तक ये भुजा है वो किसके समांतर है, बीसी के, बी सी के। यानी भुजाओं के दोनों युग्म या दोनों जोड़े कह सकते हैं। या फिर ये लिखा जो मैंने, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की जो भुजा है वो समांतर है और बराबर भी हो। आमने सामने की भुजाएं जिस प्रकार आयत में कैसे समान होती है वैसे की वैसे इसमें भी समान होगी। जैसे एडी है, ये जो एडी है वो बराबर होगी किसके, बीसी के। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये जैसे 13 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। यानी ए बी बराबर हो जाएगी डीसी के और ए डी बराबर हो जाएगी बीसी के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आमने सामने की जो भुजा है वो समान होनी चाहिए, साथ में भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो, तो उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज। साथ में इसकी और एक विशेषता होती है, उसके जो सम्मुख कोण है वो भी समान होते हैं। जैसे जो कोण ए है वो किसके बराबर होगा, सी के, और जो कोण डी है वो किसके बराबर होगा, कोण बी के। तो ये आपको याद रखना है समांतर चतुर्भुज से संबंधित। और अगर मान लो परिमाप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई सूत्र लगा के। और इसी प्रकार आप अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो आधार इंटू ऊंचाई। आधार नीचे वाली भुजा मान लेते हैं और यहाँ पे जो ऊंचाई है वो स्ट्रेट दी हुई होती है ऐसे परीक्षा में, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन। तो सीधा गुणा करना आधार का और ऊंचाई से, तो हो जाएगा आपके क्षेत्रफल। नेक्स्ट है पांचवे टाइप का चतुर्भुज, वो है समलंब चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा चेंज है। देखिए जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, यहाँ बात हो रही है एक की, वहां पे दोनों जोड़ों की बात हो रही थी समांतर चतुर्भुज में, यहाँ पे बात हो रही है एक जोड़े की। तो अगर ऐसा चतुर्भुज है जिसके अंदर सम्मुख भुजाओं का सिर्फ एक जोड़ा ही समांतर है तो उसे कहेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज का चित्र कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे एक भुजा,
ऐसे नजर आएगा आपको समलम चतुर्भुज। नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी। अब आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा, सिर्फ एक जोड़ा ही यहाँ पे समांतर है। देखिए कैसे, जो ए से लगाकर डी तक, यानी ये जो भुजा है वो इसके समांतर नजर आ रही है बीसी के, क्योंकि इसको मैं यदि आगे बढ़ाऊं ऐसे अनंत तक आगे बढ़ा जाने पर ये क्रॉस नहीं करेगी, एक दूसरे को काटेगी नहीं, परंतु जैसे इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए ए से लगाकर ए बी और ये जो डीसी भुजा है इसको यदि आगे बढ़ो ऐसे, तो आगे जाके ये क्रॉस करेगी एक दूसरे को। इसका मतलब ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा नहीं है। तो हमारी शर्त क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। तो एक जोड़ा यहाँ पे समांतर नजर आ रहा है, यानी जो ए से लगाकर डी तक ये समांतर है किसके, बीसी के, एक जोड़ा समांतर है, इसलिए ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे समलम चतुर्भुज। अब समलम चतुर्भुज का परिमाप निकालने का जो सूत्र है, सीधा भुजाओं का योग करना है। परिमाप का मतलब यही होता है सभी भुजाओं का योग। तो आपको भुजाएं दे रखी हो और सभी भुजाओं का योग करेंगे तो आपके निकल जाएगा परिमाप। नेक्स्ट है क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो आपको समांतर भुजा कौन कौन सी नजर आ रही है यहाँ पे, देखिए एडी और बीसी। तो परीक्षा के अंदर ऐसे दिया हुआ होता है, जैसे मान लो ये आ गई आपके 10 सेंटीमीटर और ये है मान लो आपके 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको ऐसे दे रखी होती है स्ट्रेट, बिल्कुल खड़ी लाइन। तो यहाँ पे जैसे 12 है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना तो सीधा लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है, 10 है, फिर दूसरी समांतर भुजा 15 है, तो 10 + 15 हो गया समांतर भुजाओं का योग, इंटू ऊंचाई करना है। तो ऊंचाई आपकी कितनी है यहाँ 12 जैसे, तो आ गई 12। तो इस ढंग से आप सॉल्व करके इसको क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया समलम चतुर्भुज। इसकी परिभाषा याद रख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो उसे कहेंगे समलम चतुर्भुज, और ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो, समांतर हो। देखिए यहाँ पे दोनों युग्म, ए बी डी सी के समांतर था और ए डी किसके समांतर था, बी डी के, यानी ए इसके समांतर और ए डी है वो बी सी के समांतर। तो दोनों युग्म अगर समांतर है तो उसे कहेंगे समांतर चतुर्भुज, और यदि एक युग्म एक जोड़ा ही समांतर है तो उसे कहेंगे समलम चतुर्भुज। तो ये दोनों साथ साथ में याद रखना है, समांतर चतुर्भुज और समलम चतुर्भुज। नेक्स्ट है छठे टाइप का चतुर्भुज पतंग। पतंग आपने सबने उड़े होंगे, उसी टाइप का बिल्कुल दिखता है पतंग। तो यहाँ पे मैं चित्र बनाता हूँ, फिर इसकी परिभाषा देखते हैं। पतंग बनाते हैं एक, ऐसा ही होता है पतंग। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ इनका, ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी परिभाषा क्या है कि जिस चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं के दो जोड़े बराबर हो। आसन्न भुजाओं का मतलब यह है कि पास पास वाली दो भुजाएं क्या होगी, बराबर। देखिए यहाँ पे ए से लगाकर डी तक, यानी ये भुजा है वो किसके बराबर है, ए से लगाकर डी तक, इस भुजा के बराबर है। साथ में ये जो सी से लगाकर बी तक, ये जो भुजा है किसके बराबर होगी, सी से लगाकर डी तक। तो कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर हो उसे कहेंगे पतंग। ठीक है, अब इसका भी परिमाप निकालने का वही सूत्र है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि यहाँ पे दो भुजा समान है तो उनको लंबाई मान लिया, और दो भुजा समान है उसको मान लिया चौड़ाई। तो कॉमन लेके दो सूत्र बना दिया इसका, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, जैसा कि आयत में बनाते हैं। उसी प्रकार क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल। तो यहाँ पे विकर्णों का गुणनफल करेंगे और उनका आधा करेंगे तो आपके आ जाएगा क्षेत्रफल। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, साथ ही इसके अंदर जो कमियां हैं वो मुझे जरूर नोट करवाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको पूर्ति कर सकूं। और यदि आपको परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित सभी चतुर्भुज के बारे में, यदि परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो बना के आपके सामने पेश हो जाएगा। थैंक्स।